मनीष यादव जी, इंद्राज गुर्जर जी, अजय यादव जी, श्री रोहित चौधरी जी, श्री विष्णु सैनी जी, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के नेतागण और पदाधिकारी, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता भाई बहन, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, प्यारे भाई, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। सभी बहनों भाइयों को राम राम। त्रिवेणी धाम जी की, खाटू श्याम भगवान जी की, संत श्री नारायण दास जी की धरती है। आज हम यहाँ खड़े हैं। शिक्षा स्वास्थ्य के लिए उन्होंने कितना काम किया। हम उनको श्रद्धा से याद इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा अपना धर्म निभाया। तो आज उनकी धरती पे खड़े हुए उनकी याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। मैं जानती हूं कि यहाँ के आपके कुछ मुद्दे हैं। यहाँ के जो आपके विधायक हैं, अच्छे लगते हैं आपको? बदलना चाहते हैं? उनको बहुत मान सम्मान मिला हमारी पार्टी से, बहुत मान सम्मान मिला। आपकी यहाँ पेयजल की समस्या है कि नहीं? जिले की मांग है कि नहीं? उन्होंने ये मांग उठाई ही नहीं और आपकी समस्या को पूरी तरह से नकारा। मनीष यादव जी, उन्होंने खुद कहा, लेकिन मुझे भी यही रिपोर्ट आई थी कि इन्होंने आपके दुख सुख में हमेशा आपका साथ नहीं छोड़ा है। आपके संकट में आपके साथ खड़े रहे। साधारण परिवार के हैं, दिल के सच्चे हैं, दिन रात आपके लिए करते हैं। इन्हें जैसे ही आप मौका देंगे तो ये काम आपको और भी दुगना काम करके दिखाएंगे। इंद्राज गुर्जर जी भी पास वाली विधानसभा के हैं, वो भी नौजवान हैं, वो भी दिन रात एक करके काम करेंगे। देखिए, चुनाव का समय है, तो जब त्योहार का समय होता है, अभी दिवाली थी, त्योहार का समय होता है तो हम क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, घर की सफाई करते हैं, त्योहार की तैयारी करते हैं कि नहीं? जब खेती में कटाई का मौसम आता है, कटाई का समय होता है तो क्या करते हैं? तैयारी करते हैं कटाई के लिए, खेती में जाते हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं, कटाई करते हैं। चुनाव का समय आता है तो हमें क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? चुनाव का समय होता है हिसाब किताब करने का समय, सही है? ये आकलन करने का समय कि भाई हमारे लिए हमारी सरकार ने क्या किया है, हमारे लिए हमारे विधायक ने क्या किया है, और देश में जो परिस्थितियां हैं उनको ठीक तरह से समझने का समय होता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे धर्म के हैं, हम तुम्हारी जाति के हैं, इसी आधार पर हमें वोट दे दो, कहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि वोट जो है आपका, वो पूरी जिम्मेदारी से, समझदारी से आप ही के पक्ष में जाना चाहिए। और ये जो चुनाव का समय है, इस समय ये समझना कि आपकी भलाई के लिए कौन काम करता है और आपको नकारता कौन है, ये बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे नेता आते जाते हैं मंच पे, हम कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के पक्ष में तो बोलते ही हैं। भाजपा के नेता आएंगे, वो भी भाजपा के पक्ष में बोलेंगे। अच्छा, वो कहते हैं हम भ्रष्ट हैं, कहते हैं ना, कांग्रेस वाले भ्रष्ट हैं कहते हैं, हम कहते हैं भाजपा वाले भ्रष्ट हैं। वो कहते हैं कि हम काम नहीं करते, हम कहते हैं वो काम नहीं करते। तो इस बीच कभी कभी मुझे लगता है कि जनता कैसे समझेगी कि भाई सही कौन कह रहा है, झूठ कौन कह रहा है। तो
तो ये जो समय है चुनाव का, इसमें आप सबकी बातें अच्छी तरह से सुनो, ध्यान से सुनो। मोदी जी आए, उनकी सुनो, भाजपा के नेता हैं, उनकी सुनो, हमारी सुनो। हमारे बड़े बड़े नेता गहलोत जी, राहुल जी, खड़गे जी आए आपके सामने, उनकी बात सुनो। लेकिन जो आपका वोट है, जो आपकी सोच है, वो बहुत ही मतलब तीखी होनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि किस तरह से इन सब की बातों में से हम सच्चाई को निचोड़ के निकालें। ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज जो चुनाव के जो सच्चे सवाल हैं, जो असली सवाल हैं, वो क्या है? एक तो बेरोजगारी है, बड़ा मुद्दा है। अब हम देश में देखें कि जहां पे भाजपा की सरकारें हैं और जहां देश में केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है, वहां बेरोजगारी का क्या दर है? 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी आज हमारे पूरे देश में है। अब आप अपने प्रदेश में राजस्थान में देखिए। राजस्थान में मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ रही थी 2-3 दिन पहले कि मुख्यमंत्री जी हमने कितने रोजगार दिलवाए हैं? तो वो बोले देखो 2 लाख रोजगार हमने दिलवाए हैं और 1 लाख रोजगार हमने बजट में हमने घोषणा की थी, उसमें से 40,000 रोजगार प्रक्रिया में है। तो ये जवाब वो मुझे दे पाए और ये हमारी आपस की बात थी, ये नहीं था कि कोई सुन रहा है, देख रहा है। मैंने आपस से हम बैठे थे, मैंने पूछा कि कितने रोजगार दिए हैं? मुख्यमंत्री जी ने सच्चाई से बोला देखो 2 लाख दिए। यही बात जब मैं मध्य प्रदेश में थी, भाजपा की सरकार है वहां 18 सालों से, बहनों और भाइयों 18 साल कम नहीं होते। मैंने पूछा कि भाई जब से ये पिछली सरकार बनी है इनकी, 3.5 सालों से इनकी भाजपा की सरकार है वहां, कि जब से इनकी सरकार बनी है तो इन्होंने कितने रोजगार दिलवाए? अब कोई मुझे जवाब दे के बताए। यहां हमने 5 सालों में 2 लाख रोजगार बनाए। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आप सोचेंगे कि चलो 1 लाख तो बनाए होंगे, नहीं। 10,000 नहीं, 1,000 नहीं। 3.5 सालों में बहनों और भाइयों मात्र 21 रोजगार दिए हैं उनकी सरकार ने। सोच सकते हैं आप, मात्र 21 रोजगार। फिर अगर हम युवाओं को देखें, शिक्षा के लिए कितने काम किए हैं? शिक्षा के लिए राजस्थान की सरकार ने नए पाठशाला बनाए। मैं छत्तीसगढ़ जाती हूँ, अपनी सरकार वहाँ भी है, यहाँ भी है। छत्तीसगढ़ में हर जिले में पाठशाला बनाई है। तो मैंने गहलोत जी से पूछा कि छत्तीसगढ़ में तो हमारी सरकार ने हर जिले में बनाया है इंग्लिश मीडियम का स्कूल, आपने कितने बनवाए? हंसने लग गए। कहा अरे जिला क्या, हमने तो गांव-गांव में बनवाए हैं। नई यूनिवर्सिटियां खोली हैं, नए कॉलेज हैं वो खोले हैं, मेडिकल कॉलेज खोले हैं। और वहां मध्य प्रदेश में पूछ लीजिए, अपने मध्य प्रदेश के दोस्तों से पूछिए, वहां पर 7,000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए हैं। तो सोचिए यहाँ 5 सालों में नई यूनिवर्सिटियां, नए कॉलेज, नए स्कूल बन रहे हैं, वहां पे 7,000 से अधिक बंद हो चुके हैं। किसानों से पूछिए, यहाँ पे आपके कर्ज माफ किए गए। जो केंद्र सरकार ने महंगाई जो बढ़ाई हुई है, जीएसटी का जो टैक्स है वो कहाँ जाता है? वो प्रदेश की सरकार के पास नहीं जाता बहनों भाइयों। वो जो टैक्स है जो आज आपके बर्तनों पे है, जो भी आप खरीदने जाएं उस पे है, आप किसान हैं ट्रैक्टर पे है, तमाम चीज़ों पे वो टैक्स है जो आपको भरना पड़ता है, जिसकी वजह से सब कुछ महंगा हो रहा है। वो टैक्स कहाँ जाता है? वो प्रदेश की सरकार के पास नहीं जाता है, वो आपके पैसे हैं। वो केंद्र की सरकार, मोदी जी की जो सरकार है, उसके पास वो टैक्स जाता है। तो ठीक है, टैक्स जाता है। हम सोचे कि ठीक है टैक्स जा रहा है, हमारे पैसे जा रहे हैं थोड़े अधिक, तो कम से कम आपको ये नहीं लगता कि उस टैक्स से, वो जो पैसे हैं उससे आपके लिए काम होना चाहिए कि नहीं? जितना भी पैसा सरकार का होता है वो किसका होता है?
मोदी जी का तो नहीं होता, उनके मंत्रियों का नहीं होता। शायद उनके लिए ये दुख की बात होगी कि अडानी जी का भी नहीं होता, है ना। वो पैसे बहनों और भाइयों आपके पैसे होते हैं। हमारा देश ना लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जितनी भी संपत्ति होती है देश की सरकार की, वो जनता की संपत्ति होती है। तो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे सड़कें हो, चाहे नौजवानों के लिए रोजगार हो, ये सब उस संपत्ति से आना चाहिए, उसी संपत्ति से बनना चाहिए। हम रोजगार की बात करते हैं। यहाँ राजस्थान में 2 लाख रोजगार आपको दिलवाए। मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने कितने रोजगार दिए, लेकिन आप इनकी सोच को समझिए। यहाँ से राजस्थान से कितने बच्चे जवान बनकर हमारी सरहदों पे हमारी सुरक्षा करते हैं कि नहीं, देश की सुरक्षा। जब वो जाते हैं, सेना में भर्ती होते हैं, तो मन में क्या होता है? देशभक्ति की भावना। और इतनी मजबूत होती है वो देशभक्ति की भावना कि वो कहते हैं कि हमारी जान चले जाए, लेकिन हम सरहद पे खड़े होकर अपने देश की सुरक्षा करेंगे। राजस्थान, हरियाणा, ये जो प्रदेश हैं, सबसे ज्यादा सैनिक आप ही ने दिलवाए हैं देश को। अब हमारी क्या उम्मीद रहती है सरकारों से? सरकारों से हमारी यही उम्मीद होती है ना, रहती है कि भाई हमारे जीवन में संकट है, हमारे देश जीवन में मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों का सामना करने के लिए हमारी सरकार हमारी सहायता करे, ये उम्मीद होती है। इसी तरह से नौजवान होता है, रोजगार लेता है, सेना में भर्ती होता है, तो खुश रहता है कि भाई मेरी भर्ती हो गई, जीवन भर मैं काम करूंगा सेना में। इन्होंने क्या किया? अग्निवीर योजना ले आए। अग्निवीर में क्या है कि भाई सेना में भर्ती होने के लिए वही ट्रेनिंग करो, उतनी ही मेहनत करो, लेकिन तुम्हारी भर्ती सिर्फ 4 सालों के लिए होगी। तो अगर सिर्फ 4 सालों के लिए सैनिक खड़ा होगा, वापस घर आएगा, फिर से वही बेरोजगारी का सामना करेगा, तो उसके मन पे क्या बीतती होगी? क्या वो सोचेगा कि हाँ, हम जाके सरहद पे खड़े होकर इस देश के लिए अपना जीवन दे दें, लेकिन इस देश की सरकार हमें सिर्फ 4 सालों की नौकरी दे रही है। उसी तरह से जो सरकारी कर्मचारी है, काम करता है, 20 सालों के लिए उसके हर महीने उसके थोड़े थोड़े पैसे सरकार निकालती है कि पेंशन में जाएंगे। तो वो क्या उम्मीद रखता है सरकार से? यही उम्मीद रखता है कि मेरे पेंशन के जो पैसे कटेंगे वो अंत में 20 साल बाद मेरे हाथों में आ जाएंगे और मुझे उनकी मैं खुद हिफाजत करूंगा। सरकार क्या कर रही है? केंद्र की सरकार पेंशन के पैसे लेती है और उसका निवेश खुद कर देती है। अब कर्मचारी कहता है कि भाई निवेश आप कहीं कर लो, कहीं गड़बड़ हो जाए, गलत निवेश कर लिया तो मेरी तो 20 सालों की मेहनत चली गई ना, मेरे तो पैसे वापस नहीं होंगे। तो सरकारी कर्मचारियों की समय से ये मांग है केंद्र सरकार से कि भाई हमारा जो पुराना पेंशन था, जिसके जरिए मेरे पेंशन के पैसे मेरे ही हाथों में मिल जाते, वो पुराना पेंशन वापस कर लो। किसान की क्या मांग रहती है? किसान का कर्ज होता है, मुश्किलें होती हैं, किसान चाहता है कि खाद आसानी से मिल जाए, सही दाम मिले अपनी फसल की, और जो अगर कर्ज में डूब रहा है तो अगर सरकार की सहायता हो तो कर्ज में से निकल पाए, यही किसान की मांग होती है। तो इस तरह से आप सरकार से उम्मीद रखते हो। ये सरकार क्या कहती है? ये सरकार कहती है किसानों के कर्ज माफ करने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। तो कांग्रेस की जो सरकारें हैं, राजस्थान में आपने खुद देखा, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, जितनी भी सरकारें हैं, सबसे पहले तो किसानों को राहत देती हैं। तो यहाँ पे आपके कर्ज माफ हुए। इसी तरह से पुरानी पेंशन की स्कीम, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, आज वहाँ पुरानी पेंशन की स्कीम लागू है, तो सरकारी कर्मचारी भी खुश हैं। महिलाओं की बात करते हैं बहनें, मैं जानती हूँ कि महंगाई का जो सबसे बड़ा बोझ है ना, आप उठाती हो, मैं जानती हूँ,
सुबह से शाम तक आप मेहनत करती हो, खेती में भी जाती हो, जो जॉब करता है वो जॉब के लिए भी जाता है, जाती हैं। घर आके फिर भी आपको सारा काम करना पड़ता है, घर का काम छोड़ती नहीं है, बाहर मजदूरी करती हैं, खेती का काम करती हैं, नौकरी करती हैं, फिर भी घर आती हैं, फिर भी घर में मेहनत का काम होता है, फिर बच्चों की परवरिश करती हैं। छोटा मोटा अगर आप बचत कर सकती हैं तो उसमें से जुगाड़ करके छोटी मोटी चीज़ें घर के लिए, बच्चों के लिए खरीदती हैं। अभी त्योहार हुआ, धनतेरस था, आपने कुछ सामान खरीदा होगा घर के लिए। तो ये जो बोझ है समाज का, आप उठाती हैं। जितने भी नेता हैं वो आकर बोलते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो होता है। खास तौर से आजकल भाजपा के नेताओं ने बहुत बात करनी शुरू की है कि महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं बहनें, अत्याचार हो रहा है, होता है, और सबसे ज्यादा शायद महिलाओं पे होता है। जब ये आपके सामने आकर इन चीजों का राजनीतिकरण करते हैं, इसके बारे में इसका कुछ राजनीतिक खेल करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अरे आपके प्रदेश में ज़्यादा है, हमारे प्रदेश में तो है ही नहीं, हमारी सरकारों में है नहीं, तो ये गलत करते हैं। क्योंकि ये महिलाओं के मान सम्मान का बात है। इससे किसी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, राजनीतिक बातें इसमें मिलानी नहीं चाहिए। देखिए, इनके प्रदेशों में बहुत अत्याचार होता है। मैंने यूपी में काम किया, हाथरस का जो एक महिला पे इतना बड़ा हादसा हुआ था, इतना बड़ा अत्याचार हुआ था, वो यूपी में हुआ था। उन नाव की एक महिला के साथ क्या क्या नहीं हुआ। मैं उसके परिवार से मिलने गई, उसके पिताजी ने मुझे जो बताया आज तक मैं नहीं भूली। उसके साथ तो अत्याचार हुआ ही, लेकिन क्योंकि भाजपा के प्रधान का बेटा था तो उसने उसके पूरे परिवार पर अत्याचार किया था। उसके खेत जला डाले थे, उसके पिताजी की पिटाई की थी, उसके भाइयों की पिटाई की थी, उसको तो बेचारी को जलाकर मार ही डाला, उसकी बहन को की भी पिटाई की, क्योंकि भाजपा का विधायक था। आपको ताज्जुब होगा, जब मैं उस गांव में गई तो मेरा काफिला जब जा रहा था तो रुक गया, क्योंकि हमने देखा कि काफी बड़ी भीड़ थी लोगों की, तो हमने सोचा कि पीड़िता का घर होगा। जब हम रुके तो हमें पता चला, मैं उतरी गाड़ी से, पता चला ये तो अपराधी का घर है। पीड़िता के घर में कोई जा ही नहीं रहा था, वो अकेले संघर्ष कर रही थी, उसका परिवार अकेले संघर्ष कर रहा था। सारे लोग जितने भी थे, सरकार, साधन, सब कुछ अपराधी के पक्ष में थे। ये इनके प्रदेशों में हो रहा है। तो मेरा कहना है कि देखो, ये जो समाज की समस्या है, समाज में हमें लड़ना है इस समस्या के खिलाफ। महिलाओं के लिए समाज में पहले लड़ना है और फिर सारी सरकारों को लड़ना है इसके खिलाफ, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। महिलाओं की जो बात मैंने कही कि महंगाई का बोझ आप उठाती हो, समाज का बोझ आप उठाती हो, परिवार का बोझ, बच्चों के परवरिश का बोझ भी आप ही उठाती हो, तो आपके लिए सरकार को काम करना चाहिए। तो जहां जहां इनकी सरकारें हैं, आप देखिए, इनके जो प्रदेश है, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार चल रही है 18 सालों से। बहनों, 18 सालों से महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। चुनाव आ रहा है, 2 साल पहले बड़ी स्कीम कर दी कि भाई ये लाडली स्कीम है, इसमें हर महीने आपको पैसा मिलेगा। महिलाएं खुश भी हो गई, लेकिन ये सोचने की बात है कि ऐसी स्कीम, इनके जो सरकार है, ऐसी स्कीम सिर्फ चुनाव के 2-2 महीने पहले क्यों लाती है? जब सालों से इनकी सरकार रहती है, तब न किसानों के लिए स्कीम, न महिलाओं के लिए स्कीम, न मजदूरों के लिए स्कीम। अब देखिए, मैंने शुरू में ये बात की कि कैसे फैसला करोगे। मेरी बातें सुन रहे हो, उनकी बातें सुनते हो, कैसे फैसला करोगे कि सच्चाई क्या है? इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत जो है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है कि पब्लिक जागरूक बने, आपकी जागरूकता।
आप समझ लीजिए कि आपके साथ क्या खेल हो रहा है। तो इसमें देखिए समझने की बात है। ये लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, भाई प्रदेश की सरकार आपकी मदद नहीं करती। लेकिन मैंने जैसे आपको शुरुआत में कहा, जो जीएसटी की टैक्स है, जो हर चीज पे लगी है, जिसके वजह से महंगाई बढ़ी है, वो सब केंद्र में जाती है। पेट्रोल का दाम कौन तय करता है? कौन तय करता है? प्रदेश की सरकार नहीं करती, मोदी जी की सरकार तय करती है। डीजल का दाम मोदी जी की सरकार तय करती है। तो आप देखिए मध्य प्रदेश में पेट्रोल कितने का है? 110 रुपए का है। यहां राजस्थान में कितने का है? कम है मध्य प्रदेश से। ये लोग मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि राजस्थान में पूरे देश भर में सबसे अधिक है। सच्चाई नहीं है बहनों और भाइयों, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में डीजल 95 रुपए में है, यहां पे आपका 93 में है। यहां कम है, वहां ज्यादा है। तो दुनिया में, देश में महंगाई, ये जो सस्ता तेल मिल रहा है, सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा है, इसका दाम यहां आके कैसे बढ़ा? केंद्र की सरकार बढ़ाती है। इसमें अगर आपको कुछ राहत मिल सकती है तो वो प्रदेश की सरकार दिलवाती है। महंगाई से राहत राजस्थान में प्रदेश की सरकार ने दिलवाई। पहले आप गई होंगी, महंगाई राहत कैंप लगे थे आपके गांव में, लगे थे। महंगाई के राहत के कैंप प्रदेश की सरकार ने लगाए। किस लिए? ताकि आपको जो केंद्र की, मोदी जी की सरकार की जो नीतियां हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है, उससे आपको राहत मिले। तो जागरूक मत जाओ। जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां पेट्रोल डीजल के दाम भी ज्यादा हैं, यहां थोड़े कम हैं। यहाँ पे आपको कई चीजें कम के दाम पे मिल रही हैं क्योंकि आपके महंगाई राहत कैंप लगाए। भाजपा के नेता आते हैं, कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनेगी। प्रदेश में भी भाजपा की बनाइए, केंद्र में भी है, देखना कितनी तरक्की होगी। देख ली भाई इनकी तरक्की। 18 सालों से जहां मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है डबल इंजन की, वहां ना एक इंजन चल रहा है ना दूसरा। तेल खत्म ही हो गई है इनकी इंजन की। सोच लीजिए, जागरूकता की मैंने बात की। पहले सिलेंडर कितने का मिलता था? जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, यूपीए की, तो सिलेंडर कितने में मिलता था? 400 का। आज देश भर में 1200 का मिल रहा है। पहले पेट्रोल कितने का मिलता था? 60 रुपए का। आज देश भर में इनकी वजह से 110 रुपए का मिल रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? जब मोदी जी आते हैं मंच पे, बड़े बड़े भाषण देते हैं, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? आपसे देश की जो संपत्ति है उसमें से इन्होंने खींच के बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचा है, इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? वो नहीं लेते। देखिए, हमें चिंता किस बात की है? हमें चिंता किसान की है, देश के मजदूर की है। ये जो तमाम नौजवान खड़े हैं यहाँ, आपके भविष्य की चिंता है। कारीगर, लोहार, कुम्हार, सुनार, बढ़ई, नाई, आप सबकी चिंता है। मालियों की चिंता है, धोबियों की चिंता है, मिस्त्री की चिंता है, मैकेनिक्स की चिंता है, मूर्तिकारों की चिंता है, दुकानदारों की चिंता है, छोटे छोटे उद्योगपतियों की चिंता है, जो ईमानदारी से अपना कारोबार अपने हाथों से बनाते हैं। हमें आप सबकी चिंता है। जो झुग्गियों में रहते हैं उनकी चिंता है, जो गांव में रहते हैं उनकी चिंता है। हमारी पार्टी की एक बहुत पुरानी परंपरा है, और वो परंपरा गांधी जी के समय से है कि गांव को मजबूत करो, जनता की शक्ति जनता के हाथों में दो। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनशक्ति होती है। ये कांग्रेस के एक एक नेता, एक एक मंत्री के दिल दिमाग में ये बात बसी हुई है कि जो संपत्ति है वो आपकी संपत्ति है, आपके मदद के लिए है। लेकिन आज जो पूरे देश में हम देख रहे हैं,
पूरे देश में जो सरकारें चल रही हैं, जो चाहे वो केंद्र की भाजपा की सरकार हो, चाहे प्रदेश की भाजपा की सरकारें हो, वो सब सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। आज मिडिल क्लास की कोई सुनवाई नहीं है, आज गरीबों की, किसानों की कोई सुनवाई नहीं है उनकी सरकारों में। हम चाहते हैं कि देश के खेत खलिहान, देश के नदी, देश के नाले, जंगल, देश के जो राजमार्ग हैं, जो हवाई मार्ग हैं, जो जल मार्ग हैं, जो बंदरगाह हैं, जो एयरपोर्ट है, जो रेलवे है, जो ट्रांसपोर्ट है, देश की जो मीडिया है, जो बाजार है, जो व्यापार है, जो खजाना है देश का, तो जो देश की सारी संपत्ति है, हम चाहते हैं कि आपके हाथों में रहे। और आज 10 साल हो गए हैं मोदी जी की सरकार चल रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये सारी संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपति के हाथों में दे रहे हैं। आप देश के बंदरगाह पूछिए आज किसके हैं, किसके हैं आप बताइए मुझे। अडानी जी के हैं। किसने दिए उन्हें? देश के हवाई अड्डे किसके हैं? किसने दिए उन्हें? किसकी संपत्ति थी? आपकी थी। ये सारी संपत्ति आपकी है, सारी बड़े बड़े उद्योगपतियों क्यों दे रहे हैं? किसान की बात होती है, कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है। अगर किसानों के कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है तो अंबानी जी, अडानी जी और बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपए कहां से आए? किसानों की जेब काट के दिए हैं। किसान मजदूर मेहनत करता है, कर्मचारी ईमानदारी से मेहनत करता है, सुबह शाम मेहनत करता है, उससे पेंशन लेते हो, उसके कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है। और बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप हजारों करोड़ कर्ज माफ कर रहे हो, जिनके पास पहले से हजारों करोड़ है। किस लिए? क्योंकि नियत ठीक नहीं है। जब मैं कहती हूं जागरूक बनिए, समझिए, इस सरकार की नियत ठीक नहीं है, केंद्र सरकार की, मोदी जी की नियत ठीक नहीं है। देखिए, आज देश की जितनी संपत्ति थी, चाहे बड़े बड़े पीएसयू हैं, आस्ते आस्ते इनको बेच रहे हैं, कौड़ियों के दाम पर दे रहे हैं ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को। आपको मालूम है भाइयों, मेरे किसान भाई हो यहाँ, आज औसत देश का किसान एक दिन में कितने रुपए बनाता होगा बताइए? कितने? 27 रुपए। आज देश का किसान एक दिन में औसत 27 रुपए कमा रहा है। नौजवानों, खास तौर से मेरी बात तुम सुनो, बहुत जरूरी बात है। आज देश का किसान 27 रुपए कमा रहा है एक दिन में, और अडानी जी 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं एक दिन में। एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, आप 27 रुपए कमा रहे हैं। सुनवाई किसकी हो रही है? उनकी हो रही है, सुनवाई आपकी नहीं हो रही है। कर्ज माफ किसके हो रहे हैं? उनके हो रहे हैं, आपके नहीं हो रहे हैं। किसानों ने आंदोलन किया था, पिछले साल की बात है, आंदोलन किया था, अभी तो 2 साल निकल गए। आपको याद है, लाखों किसान सड़कों पे उतरे, सैकड़ों किसान शहीद हुए। इनके मंत्री के बेटे ने उत्तर प्रदेश में 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचल डाला। उस मंत्री को क्या इन्होंने पद से हटाया? उन्हीं दिनों में जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि हमें न्याय दिलवाओ किसानों को, उन्हीं दिनों में लखनऊ में एक बड़ा प्रोग्राम किया, उनके मंच पे बैठा था वो मंत्री जिसके बेटे ने 6 किसानों को कुचला। ये आंदोलन प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के पास था, होगा कुछ 4-5 किलोमीटर दूर। महीनों से किसान बैठे रहे, धूप में बैठे, सर्दी में बैठे, पानी काट दिया गया उनका, बिजली नहीं थी, कोई आया उनकी सुनवाई करने के लिए? मोदी जी ने कष्ट किया? नहीं किया भाइयों और बहनों। मोदी जी निकले नहीं अपने घर से। वो आंदोलन क्या था?
वो जो 3 काले कानून थे जिससे कि किसानों की कमर टूट जाती, उनके खिलाफ था। वो कानून वापस कब लिए मोदी जी ने? समझ लीजिए पूरा खेल। वापस तब लिए जब 2 महीने में विधानसभा का चुनाव आ रहा था यूपी का। जब विधानसभा का चुनाव आने वाला था तब मोदी जी को पहचाने कि भाई इससे तो मुसीबत हो जाएगी, कहीं हम चुनाव ना हार लें, चलो ये कानून वापस ले लेते हैं। तब तक सुनवाई नहीं थी। मणिपुर को देखिए, मणिपुर भी हमारे देश का ही प्रदेश है। मणिपुर में सैकड़ों गांव जला डाले, इतने बुरे बुरे हादसे हुए, हम लोगों ने सब वीडियो पे देख ही नहीं पाए बहनों, कैसी कैसी चीजें हुई, देखना ही मुश्किल था, उनको जीना कितना मुश्किल होगा। मोदी जी ने वहां जाने का कष्ट किया? नहीं किया, नहीं किया। लेकिन बहनों और भाइयों, नौजवानों, अभी अभी हाल में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ। हम फाइनल में आए, हमारी टीम ने अपनी मेहनत से हर एक जितने भी मैच थे सारे जीते हम, फिर हम फाइनल में आए। फाइनल में कौन पहुंचा? हमारी टीम पहुंची ना अपनी मेहनत से। मोदी जी भी पहुंच गए, मोदी जी भी पहुंचे ना, फट से पहुंचे। हम सबको कितना दुख हुआ कि हमारी टीम हार गई, बहुत उम्मीद थी, सब मैच जीते थे, हम सबको आपको भी हुई होगी कि ये वाला भी हम जीत जाएंगे। निराश हुए, सब दुखी हुए, है ना। लेकिन मोदी जी वहां पहुंचे कि भाई कहीं हम जीत जाएं तो उस जीत का श्रेय थोड़ा उनको भी मिल जाए, है ना। सारी मीडियाबाजी करते, इवेंट करते, अगर हम जीतते तो मोदी जी जब इस तरह की चीजों में पहुंच सकते हैं, जहां हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है, जहां देश की टीम अपनी मेहनत कर रही है, अरे वो तो उन्होंने मेहनत की है ना, वो मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन जब संकट होता है तो वहां नहीं पहुंचते। अब आपको याद होगा बहनों, वो जो पहलवान थी जो गोल्ड मेडल जीत के आई थी, जब मेडल का समय जीत के आई तो मोदी जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई। जब उन्हीं महिलाओं ने कहा कि तुम्हारा साथी, तुम्हारा एक मंत्री हमारे साथ अत्याचार कर रहा है, मोदी जी कुछ करो, मोदी जी सुनने के लिए नहीं आए। तब मोदी जी नहीं दिखे। मैं मिली थी उन लड़कियों से, दिल पता है किस चीज से टूटा? उनका दिल इस बात से टूटा, उन्होंने मुझे बताया, कहा दीदी हमने सोचा था ऐसा अत्याचार हो रहा है, हम देश के लिए मेडल लेके आए हैं, मोदी जी ने हमारा हमारा सम्मान किया, हमें घर बुलाया, हमारा दिल तब टूटा दीदी, क्योंकि हमने सोचा था कि अगर हम बैठ जाएंगे तो हमारी सुनवाई हो जाएगी, हमने देश के लिए कितना किया। दिल हमारा तब टूटा दीदी जब हमें समझ में आ गया कि हमारी भी कोई सुनवाई नहीं है। तो इसी तरह से सेना में भर्ती होकर सैनिक अपनी जान देने के लिए तैयार, उसकी कोई सुनवाई नहीं, उसका रोजगार, उसकी नौकरी आपने 4 साल की अग्निवीर की कर ली। किसान आंदोलन करता है, उसकी सुनवाई नहीं। जहां जहां मीडियाबाजी हो सकती है, बड़ा इवेंट हो सकता है, जनता का ध्यान थोड़ा भटक सकता है, धर्म की बातें हो सकती हैं, उसमें आप पहुंच जाइए। ये बन गया है इनका सिलसिला और यही है आज इनकी सच्चाई। देखिए इस देश की आज सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि देश के जो भी हालात हैं, जितना भी आप तरस रहे हो, आप परेशान हो, आप संकटों का सामना कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और आपकी जितनी भी संपत्ति है वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों को और बड़े बड़े मीडिया के घरों को जा रही है, जिससे आपको अच्छा सुनहरा सपना दिखे और जिससे इन लोगों के बारे में सिर्फ आप अच्छी चीजें देखें। आप देखिए, बताइए मनीष जी, आप बताइए, आपने कभी ऐड डाला है अखबारों में? नहीं डाला?
अगर आपको विज्ञापन डालना पड़े तो क्या मुफ्त में आप डाल सकते हैं? सुनिए, एक बात समझा रही हूं आपको। क्या किया है मनीष ने? सुनो, मनीष ने आपका प्यार कैसे जीता? काम करके। और मैं इनसे क्या पूछ रही थी, विज्ञापन क्यों नहीं डाला है मनीष? क्योंकि विज्ञापन बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। उससे अच्छा इन्होंने अगर कोरोना में आपके लिए काम किया, आपके लिए सड़क पे उतरे दोनों, वो काम किया। आज अगर मैं कह दूं कि भाई प्रियंका गांधी का पूरा एक पन्ने का विज्ञापन डलवा दो अखबार में, पता है आपको लाखों करोड़ों का खर्चा है, बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो आप ये जो विज्ञापन देखते हैं हर जगह मोदी जी, हर जगह मोदी जी, हर जगह अखबारों में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर एक विज्ञापन के लिए लाख करोड़ रुपए लग जाते हैं तो ये जो सारे विज्ञापन हैं इनके पैसे कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? मोदी जी तो कहते हैं वो फकीर है ना? तो अगर वो फकीर हैं तो इनके कार्यकाल में भाजपा सबसे अमीर पार्टी कैसे बनी? और बहनों और भाइयों, देश में नहीं, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। भाजपा के ऑफिस देखे आपने? आपके जिले में ऑफिस होगा? हाँ, अरे मैंने बहुत प्रयास किया यूपी में कांग्रेस के ऑफिस खुलवाने के लिए। जहां कमरा मिल जाता था किराए पे, उस पे हम बोर्ड लगा के कांग्रेस का ऑफिस खुलवा लेते थे। इन लोगों की बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, किसने दिए उसके पैसे? कहां से आए वो पैसे? इन विज्ञापनों के लिए, इन ऑफिसों के लिए मुझे बता दो, एक तुम्हें भाजपा का एक नेता बता दो जो साधारण परिवार का है, जो अमीर नहीं है, बता दो। सब के सब अच्छा खासा कमा रहे हैं। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ये जो सब बन रहा है इनका, ये जो मीडिया है जिसमें धड़ाधड़ इनके विज्ञापन आते हैं, ये आपकी संपत्ति जो छीनी गई है ना, ये सब वही है। मीडिया वाले मेरे भाई बहने बैठे यहाँ खड़े हैं, मुफ्त में तो कुछ नहीं करते ना, नहीं करते। तो जब मीडिया इतना दिखा रही है, सुबह से शाम तक आप देख ही रहे हो, तो कोई तो पैसे देता होगा। तो ये जो सारी देश की संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को जा रही है, अंबानी जी, अडानी जी, और भाजपा अमीर होती चली जा रही है ये पार्टी, तो इसमें कुछ समझने वाली बात है कि नहीं है बहनों और भाइयों? आप 27 रुपए कमा रहे हो दिन में, सोच लो आपकी भलाई का काम कौन कर रहा है? मोदी जी कहते हैं हमें वोट दो, पुण्य करो, तुम्हारा पुण्य होगा। मैं उनसे कहना चाहती हूं, मोदी जी माफ करिए, पुण्य तो अडानी जी का हो जाएगा। वोट आपका है, काम आपका होना चाहिए। वोट आपका है, कमाए अडानी। वोट किसान का, कमाए अडानी जी। वोट कारीगर का, कमाए अडानी जी। वोट नौजवान का, कमाए अडानी जी। सही बात है ये। देखिए, आजादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी, आपके पूर्वजों ने भी लड़ी। ये जो आपका प्रदेश है ना, इसमें देशभक्तों की कोई कमी नहीं है। शुरू से देशभक्ति है, और आज भी आपके प्रदेश से सबसे ज्यादा हमारे सैनिक हैं। तो आपका जो प्रदेश है, देशभक्तों का प्रदेश है। गर्व है आपको अपनी धरती पर, हमें भी गर्व है।
समझ लो बात अच्छी तरह से। जब आपके पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो वो लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ी, नेता बनाने के लिए नहीं लड़ी, किसी अडानी को कमाने के लिए नहीं लड़ी, वो आपकी आज़ादी के लिए लड़े थे। वो इसलिए लड़े थे कि इस देश में लोकतंत्र बने, और लोकतंत्र का मतलब ये है कि आपकी संपत्ति आपके हाथों में जाए। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में देखिए, राजस्थान में देखिए, तो यही काम करने का प्रयास रहा है। आप कर्ज में डूबे थे, आपके कर्ज माफ करने का काम हुआ। महिलाओं को दिक्कत थी, महंगाई के राहत के कैंप लगे। स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं सब जगह CHC PHC खुलवाए, अस्पताल खुलवाए, मेडिकल कॉलेज खुलवाए। नौजवानों को रोजगार चाहिए था, 2 लाख रोजगार दिलवाए। इसका मतलब है आपके पैसे आपके जेब में आए, रोजगार से आपको पैसे मिलते हैं, महंगाई राहत कैंप से आपके पैसे बचते हैं, किसानों के कर्ज माफ होते हैं, आपको पैसे मिलते हैं, नौजवानों को रोजगार से, जैसे मैंने कहा, आपकी कमाई होती है। किसी बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी की कमाई नहीं हो रही है। और हम नहीं कहते कि सारे उद्योगपति खराब है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, टाटा बिरला ऐसे उद्योगपति बड़े बड़े रहे हैं। उन्होंने आज़ादी की जंग में भी उन्होंने मदद की। उसके बाद भी हम सब जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या बनाया। अगर मैं पूछूं भाई टाटा क्या बनाता है, आप जवाब दे सकते हैं कि भाई टाटा की ट्रक बनती है या टाटा का कुछ और बनता है। या कोई मैं पूछूं कि भाई बिरला क्या बनाते थे, तो आप कह सकते कि हाँ हमें मालूम है ये बनाते थे। अब मैं आपसे पूछ लूं, अडानी जी क्या बनाते हैं भाई, क्या बनाते हैं? किसी को मालूम ही नहीं है। किसी को मालूम ही नहीं है कि ये दुनिया में एक सबसे अमीर उद्योगपतियों में से हैं। अचानक कितने अमीर बने हैं, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे सब इनको दे दिए गए हैं। ये बनाते क्या है भाई? ये ठीक है, वो नहीं मालूम कि भाई ये बनाते क्या है, मालूम नहीं। रोजगार तो देते हैं, रोजगार भी नहीं मिलता आपको, रोजगार भी नहीं मिलता आपको, और इनको सब सौंपे जा रहे हैं। आप इनके लिए वोट देना चाहते हैं क्या? नहीं देना चाहते ना? तो समझ लीजिए कि जब ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आकर भाजपा के नेता करें ना, जो आपके ध्यान भटकाने की बातें हैं। अब देखो, धर्म की बात करना बहुत आसान है। इस देश में हम सब धार्मिक हैं, सब हैं, चाहे हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सब धार्मिक हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है। हम छोटे छोटे से हैं। मैं भी छोटी थी, मेरी दादी जी ने सबसे पहले मुझे श्लोक सिखाया। फिर मैं उनके साथ कभी कभी उनकी जो पूजा का कमरा है उसमें बैठ जाती थी। उसमें उन्होंने सब, आपको मालूम है, उन्होंने भारत माता की एक चित्र रखी हुई थी। सबसे पहले भारत माता, फिर जो भगवान की सारी छोटी मूर्तियां थी वो, और सब धर्मों का आदर करती थी। तो हम तो देखिए सब धार्मिक लोग हैं। हाँ, देख लो, देख लो, हो गया। अब बोलो, हम धार्मिक लोग हैं और धर्म की बात करना आसान है, हम सब जानते हैं, लेकिन उसका राजनीति में इस्तेमाल करना पाप है। पाप है बहनों और भाइयों। और ये जो सिलसिला चल रहा है ना देश में कि चुनाव के समय धर्म की बात कर ली, ये रुकना चाहिए, क्योंकि इससे आपका ध्यान भटक जाता है। आपका ध्यान अपने विकास पे होना चाहिए, अपने भविष्य, अपनी तरक्की पे होना चाहिए। और अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन ने अपना ध्यान एकदम केंद्रित किया था, उस तरह से अपना ध्यान केंद्रित रखो। जो आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं वो अपने फायदे के लिए करते हैं। इससे सिर्फ उन्हीं का फायदा होता है। देखो बहनों,
बच्चे गड़बड़ करते हैं घर पे तो हम क्या करते हैं, डांटते हैं, यूं हाथ में मार देते हैं ना, है ना। अगर नौजवान घर में तुम्हारी तरह बैठा है और बैठा ही रहता है, घर का कुछ काम वाम नहीं करता, खेती में नहीं जाता, रोजगार ढूंढने नहीं जाता, बैठा ही रहता है, कहता है मम्मी खाना दे दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ करता नहीं है, तो तुम डांटती हो ना, डांटती हो उसको, कहती हो अरे ये क्या तुमने आदत बना रखी है, बुरी आदत है, उठो जाओ रोजगार ढूंढो, बाहर जाओ, खेती में जाओ, कहते हो ना। तो जब नेताओं की आदत खराब होती है तो उसको क्यों नहीं डांटते, उसको सबक क्यों नहीं सिखाते। बच्चे को सिखा रहे हो, नेता की आदत तुमने डाल दी है कि चुनाव आया, धर्म की बात करता है, जाति की बात करता है, चले जाता है, अगले चुनाव में दिखेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि काम तो आप पूछ नहीं रहे हो, आप काम की बात पूछ नहीं रहे हैं, वो काम कर ही नहीं रहा है। सुनिए, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, पिताजी के पीछे पीछे जाती थी, गांव जाते थे वो, अमेठी में उनका चुनावी क्षेत्र था, मैं भी चली जाती थी। अब वो समय था, ज्यादा दूर नहीं था, मैं अभी 30-40 साल पुरानी बात बता रही हूं आपको, कि देश का प्रधानमंत्री आपके गांव में आपके घर आ रहा है और आप डांट के उसको कह रही हो कि आप क्यों आओ भाई, मेरी सड़क ठीक नहीं की। वो जमाना था बहनों और भाइयों, वो है लोकतंत्र। कि पिताजी जाते थे और गांव की महिलाएं कहती थी देखो राजीव भैया प्यार हम बहुत करते हैं तुमसे, लेकिन इस बार वोट नहीं देंगे जब तक हमारे नलके में से पानी नहीं आएगा, ऐसा कहती थी, डांटती थी। और मेरे पिताजी ऐसे नहीं कहते थे कि भाई देख लिया मैं प्रधानमंत्री हूं कैसे डांट दिया मुझे, वो तो अपना सर झुकाते थे, कहते थे बहन जी मैंने कोशिश की है, इसका ऑर्डर दे दिया है, 6 महीनों में हो जाएगा, खुद कहते थे। वो जमाना था, उस जमाने को आपने बदल डाला। अब नेता आता है मंच पे, धर्म की बात करता है, 2-4 श्लोक सुना देता है और आप वोट दे देते हो आके मूंद के। ये क्या बात हुई? बहुत बड़ी शिकायत है आपसे, बहुत बड़ी शिकायत है, बदल दो ये आदत, बहुत बुरी आदत डलवा दी आपने। नेता को पता होना चाहिए कि काम करके दिखाएगा, नहीं तो अगले चुनाव में निकाल दोगे। ये दोनों खड़े हैं, इनकी भी बात कर रही हूं मैं। ये जब चुनाव जीतेंगे, और मुझे मालूम है आप जिताने वाले हैं, पता चल रहा है, आप अगर इनकी भी आदत खराब कर दोगे ना तो बिगड़ जाएंगे। आदत खराब मत करना। जब जब आए तुम्हारे पास काम मांगो, जब जब आए पूछो भाई हमारी संपत्ति हमारे लिए तुम खर्च रहे हो कि नहीं। जब जब आए इतनी छूट मत दिया करो, इतनी छूट मत दिया करो। ये जो भाजपा के नेता है ना, बहुत बड़ी छूट दे दी आपने इन्हें। आज तो मैंने सुना कि आज मोदी जी ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। हाँ, कुछ भविष्यवाणी उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे अहंकार से नहीं, शायद मंच पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि मैं आज बहुत बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूँ कांग्रेस की जो सरकार है, गहलोत जी की सरकार के बारे में। तो आज मैं यहाँ पे खड़े होकर आपकी इस पावन धरती पे मैं भी एक भविष्यवाणी करती हूँ, सुन लो। और मेरी भविष्यवाणी ये है कि अगर इसी तरह से मोदी जी और उनकी सरकारें देश की सारी संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपती रहेगी, तो एक ऐसा दिन आएगा जब इस देश की जनता का गुस्सा संभल नहीं पाएगा, जब इस देश की नाराजगी का सामना मोदी जी को करना पड़ेगा। और अगर उस समय मोदी जी ने अपना सर झुकाया नहीं, और अगर उस समय जनता की बात मानी नहीं, तो मोदी जी का नुकसान होगा। क्योंकि मोदी जी आज जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, अगर मोदी जी खुद ही समझ जाएं
और आप उनको समझा दें कि ये नहीं चलेगा, कि जो देश की संपत्ति है ये किसी एक दो जनों के हाथों में मत सौंपो मोदी जी। ये आपका कर्तव्य नहीं है इस देश के प्रति। इस बात को उन्हें समझाना पड़ेगा। और मैं जानती हूं कि आप इस बात को आस्ते आस्ते समझ रहे हैं। आप खुद समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि देश में किस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा हो रहा है और गरीबों किसानों का नुकसान हो रहा है। तो मेरी भविष्यवाणी यही है कि देश की जनता सब समझ जाएगी। देश की जनता में आज नहीं तो कल विवेक आएगा ही आएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए बहुत काम किया है प्रदेश में। आपको केंद्र की कुनीतियों से बचाया है। महंगाई से बचाने के लिए महंगाई राहत कैंप बनवाए। किसानों को 15,000 करोड़ तक का कर्ज माफ किया है। 2,000 यूनिट सिंचाई बिजली फ्री। लंपी में 40,000 प्रति गाय को मुआवजा दिया गया। 1 करोड़ लोगों को बिजली बिल शून्य की मिली। मैं यूपी में घूमती थी जहां भाजपा की सरकार है, वहां हजारों की बिल आती थी बिजली की। कई किस घर में तो ऐसा था कि कहते थे दीदी बिजली तो आई नहीं, बिल आ गया है इतना बड़ा। तो ये स्थिति है। आपको यहाँ पे राहत मिली है इससे। इंदिरा रसोई बनाई गई जिससे 8 रुपए में आपको भरपेट भोजन मिलता है। चिरंजीवी योजना, यहाँ राजस्थान में ऐसे लोगों से मिली हूं जिनकी हार्ट की सर्जरी मुफ्त में हो गई, 1 पैसा नहीं लिया इलाज के लिए। पहले 25 लाख की थी चिरंजीवी योजना, 25 लाख तक मुफ्त इलाज। अब नई जो गारंटी है हमारी, वो 50 लाख तक मुफ्त इलाज होगा। हर जिले में अस्पताल बनाया गया है, नर्सिंग होम, हर जगह नर्सिंग होम बने हैं। 3 लाख सरकारी नौकरियां, मैंने कहा कि 2 लाख दी गई हैं, उसमें से 1 लाख अभी प्रोसेस में है, 40,000 प्रोसेस में है। 1 लाख तक घोषणा हो गई है। यहाँ पेपर लीक की समस्या थी, उसके लिए कानून बनाया गया, उम्र कैद की सजा कर दी है। ऐसा कानून किसी भी राज्य में नहीं है। अब अगर हमारी सरकार फिर से आएगी तो ये काम निरंतर होता चले जाएगा। अगर भाजपा की सरकार आ गई तो ना आपके कर्ज माफ होंगे, ना आपकी बिजली की बिल फ्री होगी, ना इस तरह से आपके लिए जो महंगाई के राहत कैंप है ये भी नहीं लगेंगे। महंगाई बढ़ती चली जाएगी और ये सारे काम जितने भी हैं ये रोके जाएंगे। ये सिर्फ मैं कह नहीं रही हूं, आप खुद अपने विवेक से देखिए इनके प्रदेशों में क्या हो रहा है। इनके प्रदेशों में ये स्कीम नहीं चल रही है। इसीलिए समझ लीजिए हमारी जो गारंटी है वो इस आधार पे आपको दी जा रही है कि जैसे कर्नाटका जैसा प्रदेश है, हमारी सरकार आई, हमने 5 गारंटी उसमें हमने एक चुनाव के दौरान बोली थी कि ये हमारी 5 गारंटी है। सरकार आई, मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सबसे पहले क्या पास हुआ, वो 5 गारंटी पास हुई। यहाँ हमने आपको काम करके दिखाया, उस काम के आधार पर हम कह रहे हैं कि ये चिरंजीवी योजना अब 50 लाख तक होगी। 4 लाख सरकारी नौकरी हम दिलवाएंगे। कुल 10 लाख नए रोजगार बनवाएंगे अलग अलग स्तर पे। सरकारी कर्मचारी जो है, जो यहाँ पे ओपीएस लागू हुआ है, हम कानून बनाएंगे, कानूनी गारंटी देंगे ओपीएस की, मतलब पुरानी पेंशन की स्कीम की। 500 रुपए वाला सिलेंडर 400 रुपए में आपको दिलवाएंगे। परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए दिए जाएंगे। किसान के लिए जो एमएसपी है उसका कानून बनाया जाएगा, उसके तहत आपको मिलेगा। आपको शायद मालूम होगा कि हमारे जो कांग्रेस के प्रदेश हैं उसमें आज के दिन भी सबसे ज़्यादा एमएसपी मिलता है। 2 लाख तक ब्याज
ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा किसानों को, 2 लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज। 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा। अब एक बार मैंने ये बात यूपी में बोली तो लोग हंसने लग गए, लेकिन मैं बताती हूँ क्यों बोली। क्योंकि आवारा पशु की जो समस्या है ना, कि आवारा पशु खेती खाता है, बहुत बड़ी समस्या है पूरे मतलब इस भारत के इन सारे इलाकों में, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने बहुत अच्छी तरह से इसे सुलझाया। जो गौठान बनाए उसमें ग्रामीण रोजगार दिलवा दिए, तो इतने अच्छे गौठान बने कि बहनों वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको लाखों रुपए वो कमा रहे हैं उनसे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने करी कि जो आवारा पशु है उसका जो गोबर है, जो अगर आप घर में रख लेते हैं तो उससे आपसे गोबर खरीद रहे हैं। तो जब गोबर खरीदना शुरू किया जनता से, तो जनता आवारा पशु को घर में रखना शुरू की, क्योंकि उनको लगा कि भाई इसको हम घर में रख लेते हैं, पाल लेते हैं, गोबर बेच देंगे और हमारी आवारा पशु की समस्या भी खत्म हो गई। तो आपकी कमाई भी हो गई, समस्या भी खत्म हो गई। तो राजस्थान में भी हम ये करना चाहते हैं, हम गोबर खरीदेंगे, 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे। सरकारी कॉलेज में छात्रों के लिए, फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए लैपटॉप और टैबलेट दिलवाई जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में 12वीं तक शिक्षा फ्री होगी। प्राइवेट में भी ठीक है। अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की गारंटी दी जाएगी और मनरेगा में 150 दिन का रोजगार आपको मिलेगा। ये हमारी नई गारंटी है। तो देखिए, एक आखिरी मुद्दा है और वो ये है कि राजस्थान में भाजपा एकदम बिखरी हुई है। जितने बड़े बड़े नेता थे भाजपा, उनको दरकिनार कर दिया, उनको परे कर दिया। आज भी मोदी जी आपके यहाँ जब आते हैं तो अपने नाम से वोट मांग रहे हैं। उनको ये भी नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो उनकी पार्टी बिखरी हुई है। बहुत ऐसे लोग हैं जो पार्टी छोड़ के अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो पार्टी बिखरी हुई है। योजनाएं गरीबों, किसानों, मजदूरों, बहनों, नौजवानों के लिए नहीं है। बड़े नेता परे कर रखे हैं। तो जब आप वोट दोगे ना, तो समझ लो कि अभी जो हो रहा है आपके प्रदेश में, जो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, इनको अगर आप चलने देना चाहते हैं, ऐसी सरकार चाहते हैं जिसके मुख्यमंत्री गहलोत जी आपसे कहते हैं कि मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ऐसी सरकार चाहते हैं जो इन सारी स्कीमों को जिंदा रखे, तो आप कांग्रेस को अपना वोट दें। अगर आप ऐसी सरकार चाहते हैं जिसका आपको ये भी मालूम नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जिसकी पूरी पार्टी बिखरी हुई है, जिसके बड़े बड़े नेता केंद्र से आकर कहते हैं कि भाई हमारे नाम पे वोट दो, मोदी जी तो नहीं बनेंगे ना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पद छोड़कर तो नहीं आएंगे ना यहाँ राजस्थान। तो जैसे मैंने कहा, आप जब इनको वोट देते हैं तो आपका वोट सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचने का काम करेगा। आपको अगर अपने लिए प्रगति चाहिए, तरक्की चाहिए, तो एकदम जागरूक बन के अपना वोट डालो। और मैं जानती हूं कि जागरूक बनोगे, समझदारी से अपना वोट दोगे, तो आपका वोट सिर्फ इन दोनों को जाएगा, भारी बहुमत से इनको जिताओगे। कांग्रेस की सरकार दोबारा राजस्थान में बनेगी ताकि आपकी तरक्की होती जाए। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी है, ज्यादा लंबा तो नहीं बोली, बोर तो नहीं किया? ठीक है, धन्यवाद। आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूं। एक बार मेरे साथ कहिए, राजस्थान की जय, जय हिंद।